चलिए स्टूडेंट्स, अब आप पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 में पार्ट 3 में आपने पढ़ लिया था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और वैद्युत रासायनिक सेल। अब आप पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हेडिंग है वैद्युत अपवर्णी सेल तथा वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर। ठीक है ना। मैं आप लोगों से फिर एक बात कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप पुराने हैं तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिएगा, आज के इस टॉपिक में वैद्युत अपवर्णी सेल तथा वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर। हमने दो कॉलम बनाए, एक वैद्युत अपवर्णी सेल और एक वैद्युत रासायनिक सेल। पहला पॉइंट है, वैद्युत अपवर्णी सेल में क्या होता है कि इसमें बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी वैद्युत अपवर्णी सेल में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो वो किस कारण हो रहा है? क्योंकि उसमें हमने बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी है, तब ये परिवर्तन संभव होता है। और रासायनिक सेल में इसमें बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसमें बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और रासायनिक सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें वैद्युत अपवर्णी सेल में क्या होता है? इसमें एनोड धनात्मक होता है तथा कैथोड ऋणात्मक होता है, और इसमें कैथोड धनात्मक होता है तथा एनोड ऋणात्मक होता है। ये आप दोनों के डायग्राम जो हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं उसमें से देख सकते हैं कौन धनात्मक है और कौन ऋणात्मक है। नंबर 4, अपघटनी सेल में लवण सेतु की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपने देखा है कि इस सेल में एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, तो एक दूसरे से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जबकि रासायनिक सेल में लवण सेतु की आवश्यकता होती है। ठीक, अगली रीडिंग आती है वैद्युत वाहक बल। कई बार शब्द का प्रयोग हुआ है वैद्युत वाहक बल, तो हम बताते हैं आपको वैद्युत वाहक बल क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोडों के मध्य, अब दो इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं आपको पहले पढ़ा चुके, एनोड और कैथोड। तो दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को वैद्युत वाहक बल या शेल विभव कहते हैं। फिर से एक बार, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को वैद्युत वाहक बल या शेल विभव कहते हैं। आगे देखिए, अगली हेडिंग है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और बहुत सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बताई है कि वह श्रेणी जो धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई जाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। वह श्रेणी जो धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई जाती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। वह श्रेणी जो धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई जाती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, हमने आपको ये एक विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई है, जिसे आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसमें जो धातु ऊपर रखी है उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे क्रम से हम नीचे आते जाएंगे उसकी क्रियाशीलता घटती जाएगी। ठीक है, अथवा कह सकते हैं कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक माइनस में होगा, फिर से एक बार सुन लें, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक माइनस में होगा उसकी क्रियाशीलता, उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे अगर हम श्रेणी में जाते हैं तो अपचायक क्षमता बढ़ती है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। ठीक है ना। ये तो हमारी रही विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसको आपको याद करना होगा, लर्न करना होगा कि किस तरीके से ऊपर से नीचे हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, पहले आपको ये टेबल सीरीज कर लो। ठीक है, आगे देखिए, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी का शेष भाग है जो पीछे नहीं आया था, इस पेज में पूरा आ गया है। आप देख रहे हैं इस क्रम में हमने लिखा है, नीचे ऊपर से नीचे जाएंगे तो आक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम, यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। अथवा इस बात को हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे प्लस के मान में वृद्धि होगी आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। या यूं कह दें कि जिस तत्व का
प्लस में मान सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा आक्सी कारक होगा। इसी तरह अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो जिसका मान माइनस में सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा अपचायक होगा, और क्रमशः यानी प्लस का मान घटता जाएगा, माइनस का मान बढ़ता जाएगा, अपचायक क्षमता का क्रम बढ़ता जाएगा। आगे होगा समझ में। इसके आगे पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। चलिए आगे देखते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। अभी आपने ऊपर पढ़ा वैद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी की पूरी टेबल बनी हुई। आगे देखिए लक्षण नंबर 1 है कि जिस धातु का E0 क्या है, आपको पहले भी पढ़ा चुके, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जिस धातु का E0 जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह उतनी ही अधिक प्रबल अपचायक होगी। मतलब जिस धातु का E0 यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान माइनस में सबसे ज्यादा होगा वह उतनी ही अधिक प्रबल अपचायक होगी। यानी माइनस में मान सबसे ज्यादा तो उसकी अपचायक क्षमता भी सबसे ज्यादा होगी। नंबर 2, जिस धातु का इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिस धातु का E0 जितना अधिक धनात्मक होगा वह उतनी ही अधिक प्रबल आक्सी कारक होगी। यानी जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान प्लस में सबसे ज्यादा होगा, धन में सबसे ज्यादा होगा, वह उतनी ही ज्यादा आक्सी कारक होगी। दोनों पॉइंट को ध्यान से समझना। माइनस में मान सबसे ज्यादा होगा तो अपचायक सबसे ज्यादा होगी, प्रबलता अपचायक प्रबलता ज्यादा होगी, और प्लस में मान ज्यादा होगा तो आक्सी कारक क्षमता सबसे ज्यादा होगी। नंबर 3, जो धातुएं हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक हैं वह श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई। यानी जिन धातुओं का मान हाइड्रोजन से ज्यादा माइनस में है या हाइड्रोजन से ज्यादा प्रबल अपचायक है उन्हें श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थान दिया गया है। ये आप टेबल में देख सकते हैं। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव मान 0 होता है, तो जितनी ऊपर धातुएं रखी हैं वो सब हाइड्रोजन से ज्यादा प्रबल अपचायक है। नंबर 4, जो धातुएं हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक हैं वह श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखी गई हैं। जो धातुएं हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक हैं या हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं वो हाइड्रोजन से नीचे रखी गई हैं। दोनों पॉइंट में ध्यान देने वाली बात है कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ये भी कह सकते हैं कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं उनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज्यादा है, और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं उनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है। नंबर 5, प्रत्येक तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। प्रत्येक तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। यानी कोई भी तत्व अपने से नीचे वाले यानी श्रेणी में, अपने से नीचे मतलब श्रेणी में जो तत्व ऊपर है वो अपने से नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, उसको प्रतिस्थापित कर सकता है, उसके स्थान से हटा सकता है। ठीक है ना। लेकिन नीचे वाला तत्व ऊपर वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। लेकिन नीचे वाला तत्व अपने से ऊपर वाले को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पॉइंट ऊपर अभी हमने बताया था कि जो तत्व ऊपर है उनकी क्रियाशीलता नीचे वाले से अधिक है। जो तत्व ऊपर है उनकी क्रियाशीलता नीचे वाले से अधिक है। अतः क्रियाशील तत्व अपने से नीचे कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से हटा देता है, लेकिन नीचे वाला चूंकि कम क्रियाशील है ऊपर वाले इसको नहीं हटा पाता। नंबर 6, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, अगर आप श्रेणी में ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो आपने श्रेणी में देखा है कि माइनस का मान घटता जाता है, प्लस का मान बढ़ता है। तो श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, तत्वों की आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। और श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर, अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, और अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो अपचायक क्षमता बढ़ती है। क्या हो रही परिभाषा? कि श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर तत्वों की आक्सीकारक क्षमता, नीचे से ऊपर जाने पर तत्वों की अपचायक क्षमता बढ़ती है। ये आप ये रहे 7 लक्षण, हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जिसको ना है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
आगे देखते हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी का हम कहाँ कहाँ पर उपयोग हो सकता है, किन किन चीजों पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिएगा नंबर 1, तत्वों की सक्रियता के निर्धारण में, यानी कौन सा तत्व कितना क्रियाशील है इस बात को निर्धारित कर सकते हैं। कैसे? जो तत्व ऊपर रखा है श्रेणी में, जो तत्व सबसे ऊपर है उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। जैसे कि श्रेणी में लिथियम को सबसे ऊपर रखा गया है तो लिथियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक है। नंबर 2, धातुओं के धन विद्युतीय गुण ज्ञात करने में, जो तत्व ऊपर है वो शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। धन विद्युतीय गुण का मतलब क्या होता है कि जो तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है उसकी धन विद्युतीय गुण उतना ही अधिक होता है। ठीक है ना? तो जो तत्व ऊपर है उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे ज्यादा है, इसलिए वह सबसे ज्यादा धन विद्युतीय है। नंबर 3, विस्थापन क्रियाओं के अध्ययन में अभी आपने पढ़ा था नंबर 5, प्रत्येक तत्व अपने से नीचे वाले को विस्थापित करता है। तो अगर ऊपर है और नीचे वाले के बारे में पूछा जाए तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है। नंबर 4, धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने में कौन सी धातुएं अम्ल से, यानी अम्ल जैसे HCl, H2SO4 इनसे हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, वो आपको टेबल में देखेंगे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से जितने ऊपर रखे गए हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से जितने ऊपर रखे गए हैं वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे और नीचे वाले विस्थापित नहीं करेंगे। नंबर 5, आक्सीकारक व अपचायकों की प्रबलता के अध्ययन में कौन सा तत्व कितना आक्सीकारक है, कितना अपचायक है, इस चीज का अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि आपको हमने बताया कि माइनस में मान बढ़ेगा अपचायक क्षमता बढ़ेगी, प्लस में मान बढ़ेगा आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। और नंबर 6, विद्युत अपघटन में किस तत्व का अपघटन जल्दी होगा, किस तत्व का अपघटन बाद में होगा। आई बात समझ में? इसलिए आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और आपका सारा बोर्ड एग्जाम का सिलेबस जो है वो मैं आपको 1 by 1 करके पूरा करवा दूं। थैंक यू।